नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है सुवेंदु प्रकाश साहू जी की। जन्म की तारीख आप नोट कर लीजिए ताकि हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकें। जन्म की तारीख है 22 अप्रैल 1967 और जन्म का जो समय है वो रात्रि 8:32 है, कटक, उड़ीसा। तो सबसे पहले आप इनकी जन्म कुंडली तैयार कर लीजिए ताकि हम सब मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। यह जन्म कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत कुछ बताने वाली है। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में। देवगण के हैं ये। कन्या राशि है इनकी, ये भूमि तत्व की राशि है और बुध इनके राशिपति हैं। सीधे इनके लग्न पर आइए। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली और इनकी जो राशि है वो कन्या राशि है। वृश्चिक लग्न, कन्या राशि। लग्नपति जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ चंद्र मंगल योग का इन्होंने निर्माण कर रखा है। आपकी जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है उसके भावपति ये सबसे ज्यादा विचारणीय होते हैं जन्म कुंडली में, यानी भाव और भावपति का विशेष महत्व है, क्योंकि भावपति बताते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में। वो लाभ भाव में जाकर के बैठे हों, ज्ञान भाव में बैठे हों, भाग्य भाव में बैठे हों, वो जहां बैठेंगे जातक अपने व्यक्तित्व को उसी से जोड़ लेगा। तो लाभ से जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है कि लाभ धन पाने के लिए प्रयत्नशील जातक को ये बनाएंगे। वृश्चिक लग्न है तो श्रेष्ठ लग्न, लेकिन इस लग्न के जातकों के अंदर धैर्य की थोड़ी कमी होती है। मंगल के प्रभाव में होने के कारण बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, ऐसी स्थिति होती है। परंतु अगर आप इनकी राशि को देखें तो यह भूमि तत्वीय राशि है। इस राशि में ठहराव है। कन्या राशि का जातक निर्णय लेने से पहले हर तरह से विचार करता है, यानी इनके अंदर ये दोनों गुण विद्यमान है। धैर्य की कमी है तो बाद में ये खुद से सुधार करेंगे, बदलाव करेंगे, अपनी कमियों को दुरुस्त करेंगे और फिर अपने निर्णय को ठीक करेंगे। अब यहीं इनकी कुंडली को जरा देखिए। अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, में लग्न है। लग्न का मान 11 अंश 33 कला। शनिदेव जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं 12 अंश 41 कला पर। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में शनिदेव का इनकी कुंडली में खुद के नक्षत्र में होना अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। यानी इनकी कुंडली में एक और विचारणीय तथ्य है, ग्रहों का खुद के नक्षत्र में होना बड़ी मात्रा में। अब यहीं देखिए इनकी कुंडली में बुध बैठे हुए हैं नीच राशि में, लेकिन रेवती नक्षत्र में बैठे हैं खुद के नक्षत्र में 19 अंश पर। अब एक और चीज, यहां पर इनकी कुंडली में शुक्र स्वगृही होकर के मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। गौर करिएगा, ये सारे ग्रह इनकी कुंडली में, चाहे वो शनि हो, बुध हो, शुक्र हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली में वो कारक नहीं होंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति जो कि कर्क राशि में भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में सबसे ज्यादा उन्हें कारकत्व तो यहां पर मिलता है। और मैं बता दूं कि डिग्री वाइज ये अवश्य इस कुंडली में मृत अवस्था में, लेकिन ये भी पुनर्वसु नक्षत्र में खुद के नक्षत्र में बैठे हैं और नौमांश में उच्च राशि में, कर्क राशि में होने के कारण उच्च के समान फल दे रहे हैं और इसलिए सडबल में इन्हें बल मिल रहा है। तो भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना। अब यहां गौर करिए कि सूर्य की स्थिति को अगर आप देखें तो उच्च राशि में है 8 अंश 23 कला के साथ अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, और यहीं पर राहु बैठे हैं 13 अंश 31 कला के साथ शुक्र के नक्षत्र में। मंगल चंद्रमा की स्थिति को बता चुका हूं, मंगल खुद के नक्षत्र में और चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। कमाल की स्थिति है इस कुंडली में कि ग्रहों की स्थिति यहां पर यह जबरदस्त बन जा रही है। मंगल चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, देव गुरु खुद के नक्षत्र में, शनि और बुध खुद के नक्षत्र में, सूर्य उच्च राशि में, शुक्र स्वगृही। निसंदेह ये कुंडली अच्छी है और अपना प्रभाव जातक को दे रही है। देव गुरु बृहस्पति का इस कुंडली में थोड़ा कमजोर होना, इनको बल देने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। ये जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं परंतु उनके पास बल जो मिलना चाहिए वो कम है। हालांकि धनपति बनकर के भाग्य भाव में महाधन योग का निर्माण कर रहे हैं
और लाभ भाव का स्वामी जाकर के पंचम में बैठ करके लाभ को यहां पर देख रहा है। मंगल और बुध का आमने सामने का संबंध जातक को बुद्धिमान तो बना ही देता है। मैंने बताया था ऐसे जातकों के अंदर पूर्वाभास की क्षमता भी आ जाती है। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, बहुत सामान्य से साधारण सीधे साधे प्रश्न, लेकिन वो कितने सीधे हैं आइए देख लेते हैं। इन्होंने पूछा मैं अपनी नौकरी रिटायरमेंट तक कैसा व्यतीत करूंगा, और रिटायरमेंट के लिए इन्होंने बताया 30 अप्रैल 2027 का डेट। शनि की महादशा वर्तमान समय में आपको चल रही है। अब देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए कारक नहीं है। गौर करिएगा, मैंने महादशा के कार्यक्रम में बताया था कि जब महादशाएं कई बार आपके पक्ष की नहीं होती तो वो आपको थोड़ा परेशान करने लगती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में बात थोड़ी अलग है, क्योंकि आपकी अगर चंद्र कुंडली बनाई जाए तो वो कन्या लग्न की बन जाएगी। यहां शनिदेव जो कि षडबल में ठीक ठाक बल लिए हुए हैं, षडबल में सबसे ज्यादा बलाबल लिए हुए शुक्र हैं, जो कि चंद्र कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह बन जाएंगे। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो मैं बड़े सरल शब्दों में कहूंगा कि शनिदेव की महादशा में अभी आप चल रहे हैं, बुध का अंतर, आने वाले दिनों में केतु का अंतर आपको चलेगा, और यहां वर्तमान समय में चूंकि आपकी राशि कन्या है और चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि है, सावधान तो रहना ही होगा, बेहद सतर्क और सावधान, क्योंकि राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं और राशि से शनि पंचमस्त होना बिल्कुल ठीक नहीं। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि 2023 के जनवरी तक, बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिए और कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा कि नौकरी से हटने के बाद आपको परेशान किया जा सके, आपको किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसाया जा सके। आपको सतर्क और सावधान रहना होगा, बहुत जरूरी है। देखिए, केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, उच्च के सूर्य से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, और भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में। आम शब्दों में अगर मुझे कहना होता तो बड़े जोश से मैं कहता मोक्ष योग है। मैं ऐसी कोई बात नहीं जानता हूं कहना, और ना ऐसा कहूंगा कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर इस समय में जितने भी जातक जन्मे हैं सबको मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष तो कर्मों का विषय है, आपके कर्मों से होता है। जन्म जन्म लग जाएं तब भी मोक्ष मिले या न मिले, और मोक्ष तो कुंडली से मिलता ही नहीं, मोक्ष तो ज्ञान की प्राप्ति है। मोक्ष तो जीते जी ही हो सकता है, मर के तो मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। मोक्ष तो जीते जी ही मिलेगा। तो ज्ञान अगर ये हो जाए तो अलग बात। आपको केवल और केवल धर्म कर्म इत्यादि से जुड़ा रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। रिटायरमेंट तक ठीक ठाक ही जाएगा, परंतु 2023 के जनवरी तक सतर्कता बेहद आवश्यक है। सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तनिक भी भटके मुश्किल में पड़ेंगे, सावधान रहिए। कमाल की बात बता दूं, आपकी जन्म कुंडली में चलित चक्र में कोई भी ग्रह कहीं भी बदल नहीं रहा, सभी ग्रह यथावत अपने भाव का ही फल दे रहे हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है। अब आगे आपने पूछा है मैं अपना शेष जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुंडली की स्थिति को देखिए। शनि की महादशा आप देख रहे हैं, इससे पूर्व आपने गुरु को देखा, शनिदेव, शनिदेव के बाद बुध। बुध जो कि इस कुंडली में सर्वाधिक मारक बनेंगे। आपको यहां पर मैं सावधान करा देना चाहता हूं कि बुध की जो महादशा होगी, बुध जो कि इस कुंडली में अष्टमपति होकर के जाकर के बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में, शनि के साथ युति बनाकर अपनी नीच राशि में खुद के नक्षत्र में, उस दौरान आपको बेहद सतर्क और सावधान होना चाहिए। जीवन के उत्तरार्ध में हैं आप, और बुध का प्रभाव पहले ही शीघ्र ही परिणाम देने वाला होता है। यह स्वास्थ्य से मार देने का, और सावधानी नहीं रखी गई तो जीवन का हरण। वैसे मैं बता चुका हूं अपने कार्यक्रमों में कि बुध, गुरु, शुक्र ये सभी शुभ ग्रह मारक होने के बाद भी जानलेवा नहीं बनते। जहां शनिदेव जान ले लेते हैं वहां बुध जानलेवा नहीं होते। परंतु आपकी कुंडली में बात थोड़ी अलग है। ये बुध शनि के साथ ही बैठे हैं, और आप कार्यक्रमों में ये बात सुन चुके हैं कि बुध वैसा ग्रह है, कैसा, जिस ग्रह के साथ होता है उसी के समान फल देने लगता है, क्योंकि ये बालक है, नपुंसक है। तो शनि के प्रभाव में होने के कारण बुध की महादशा सर्वाधिक मारक सिद्ध होगी। आम शब्दों में जानलेवा तक आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। मैं पुनः सावधान करना चाहूंगा बुध की महादशा को लेकर के, जो कि आने वाली महादशा है। शनि के बाद अगली महादशा बुध की ही होगी, सतर्क रहना होगा। ये बचा लिए तो बाकी का जीवन तो है ही आगे का। मेरा एक 10 वर्ष का बेटा है, मेरी कुंडली के हिसाब से उसका आगे का भविष्य कैसा होगा। जाहिर सी बात है, बच्चा अभी आपका बहुत छोटा है, यानी विलंबित संतति का सुख आपने देखा।
इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण रहा आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का मृत अवस्था में होना। हालांकि ये वर्गोत्तमी थे और मेरे कार्यक्रम में मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार से अगर देव गुरु बृहस्पति का संबंध संतान भाव से हो जाए तो चाहे जितना विलंब होता हो परंतु संतान सुख मिलता अवश्य है। आपकी कुंडली में शुक्र के पास अच्छा बल है, ये सब कुछ ठीक था, लेकिन संतान से अगर संबंधित चीजें देखें तो विलंब के पीछे यहां शनिदेव ने भी अपना काम किया, लेकिन संतति होनी थी क्योंकि देव गुरु का संबंध था। अब बात बता दूं आपको कि ये आपकी जो जन्म कुंडली का लग्न है ये आपके संतान का भाग्य और ये आपका जो भाग्य है ये संतान की शिक्षा है। अब संतान की शिक्षा का स्वामी चंद्रमा जाकर के लाभ में, वहां पर देव गुरु बृहस्पति का होना संतान की शिक्षा ठीक ठाक, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वर्गोत्तमी है तो संतान की शिक्षा को अच्छा दर्शा रहा है। और आपके व्यक्तित्व पति जाकर के लाभ में बैठे हैं, यानी उसके भाग्य का स्वामी लाभ की स्थिति में आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आपके बच्चे का भविष्य भाग्य भी मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। निश्चिंत हो जाना है आपको, आपका बच्चा आने वाले दिनों में अच्छा करेगा, उसके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए। अब आपने पूछा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आगे का जीवन। यहां गौर करिए, आपकी कुंडली में सूर्य राहु की युति है। अब इस सूर्य राहु की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ये हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड परेशानियों को जन्म दिलाने लगते हैं, तो आपको इस मामले में सचेत रहना होगा। यहीं पर राहु बैठे हुए हैं तो सूर्य राहु का यहां पर संबंध उच्च राशि में हुआ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जैसा मैंने एक बात के लिए आपको आगाह किया था कि अभी राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं, कोई ऐसा काम मत करिएगा कहीं कहीं आपके नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आपको फंसा दिया जाए किसी भी तरह के कानूनी मामले में। लेकिन यहां एक बात और आपको बता दूं कि यहां सूर्य जो राहु के साथ बैठे हैं, आमतौर पर देखा जाए तो नक्षत्र अश्विनी और भरणी अलग अलग है, परंतु ये ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि बदनामी करा सकेंगे लोग, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में प्रबल शत्रुहंता योग लगा हुआ है। तो इस प्रबल शत्रुहंता के चलते कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन बदनाम तो कर ही देंगे। यह भी क्या कम है, अगर आपकी बदनामी करा दी जाए तो यह भी एक तरह से मारक ही होगा। और आने वाले दिनों में अभी तो मारकेस की स्थिति है, सतर्क रहना ही होगा। अभी भी शनि में बुध चल रहा है, हालांकि शनि में बुध बहुत ज्यादा चिंता नहीं, परंतु सेहत अभी भी आपको कंट्रोल में रखना है, जैसा मैंने कहा 2023 के जनवरी तक। तो आपने जो प्रश्न किया है स्वास्थ्य आगे तक, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको 2-3 चीजों के बारे में कहना चाहता हूं। पहला, अपने हृदय का ख्याल रखिए। दूसरा, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत दिनों दिन बढ़ती जाएगी, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। जितना ज्यादा हो सके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, जितना हो सके सावधान रहिए। शनि की दृष्टि शुक्र पर है, सो शुगर का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है, क्योंकि शुगर रक्त में विशेषकर होता है। तो यहां चंद्रमा और मंगल दोनों के दोनों शनि के दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं, सो शुगर की संभावना बेहद ज्यादा हो सकता है। अब तक आपको हो गया हो और नहीं हुआ तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। हो गया है तो ठीक, सावधान रहिए, नहीं हुआ तो आप बॉर्डर के करीब ही होंगे, ऐसा ही डॉक्टरों ने कहा होगा, आप सतर्क रहिएगा। और जैसा मैंने कहा आगे के दिनों में हृदय का विशेष ख्याल रखिए, यह एक बड़ा कारण बनेगा आपके जीवन काल में। किस मामले में? जान लेने में भी। तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और आपने एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न अंतिम में पूछा है, क्या मुझे आसानी से मृत्यु मिल सकती है या गंभीर? अब आसान मृत्यु किसे आप कहते हैं और गंभीर किसे? अगर आप उसे गंभीर मृत्यु की बात कह रहे हैं, उस मामले में जहां लोग बिस्तर पर बड़े लंबे समय तक पड़े रहते हैं, इसके बाद उनको मृत्यु मिलती है, तो हो सकता है ये आपको देख कर कैसा लग रहा हो कि ये ठीक नहीं है, परंतु मुझसे अगर पूछे आध्यात्म के दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये कहना कितना आसान है जहां लोग बिस्तर पर पड़े पड़े मृत्यु मांगने लगते हैं। मैं ऐसी भी स्थितियां देखा हूं, लेकिन सही बताऊं तो असली मृत्यु वही है। क्यों? वो असली मृत्यु कैसे हो सकती है? क्योंकि वहां पर जो बिस्तर पर पड़े पड़े आप हर दिन मरते हैं तिल तिल करके, और इतना कष्ट भोगते हैं कि खुद कहने लगते हैं अब उठा लो। तो ये है क्या? असल में भोग, वो भोग है जिसे भोगना ही पड़ता है। नाभुंक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। करोड़ों कल्प बीतने पर बिना अपना भोग भोगे आप कुछ नहीं पार नहीं पा सकेंगे। तो वो भोग भोगना ही होगा, तो वही भोग होता है वो। तो आप अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मृत्यु गंभीर होगी, आसानी से मिलेगी, याद रखिए
जिस चीज से हम भागेंगे वो और हमारे पीछे पड़ेगी। सो भागने की जरूरत नहीं है। मृत्यु संभवतः हार्ट ही बनेगा कारण और यही जान ले लेगा, पर फिर भी मैं विधाता नहीं हूं, मैं एक आकलन कर रहा हूं, आकलन कर सकता हूं, संभावना इसकी बन रही है। ज्यादा जरूरी क्या है वो समझना। देखिए आपका बच्चा भी बहुत छोटा है और शनि की महादशा के बाद ही आपको बुध की महादशा लगेगी। बुध को मैंने अभी अभी बताया वो मार्केस बनेंगे, आप बहुत सतर्क रहिएगा। तो आपको सबसे पहले यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी जाने वाली है, मुझे मृत्यु आसान मिलेगी या गंभीर, यह सब भूल जाइए, यह बहुत दूर की बात है। अभी जिस जिम्मेवारी को आपने ले रखा है अपने माथे पर, वो जिम्मेवारी पहले पूरा करिए। जब तक अपनी जिम्मेवारी आप पूरा नहीं कर सकते, मृत्यु की चर्चा करने का भी अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। तो अभी आप केवल अपनी जिम्मेवारियों को समझे। पुनः मैं दर्शकों को कहूंगा, आप सब इनकी जन्म कुंडली को देखिए और इनके बारे में कहिए। एक बार पुनः मैं आप लोगों को इनकी जन्म कुंडली पर ले आता हूं। बस इनके सवाल इतने ही थे, लेकिन हमें इस जन्म कुंडली को समझना चाहिए, हमें इस जन्म कुंडली को और गंभीरता से देखना और जानना चाहिए। क्या है यह जन्म कुंडली? प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली को अगर आप देखें तो इस कुंडली में ग्रहों के पास जो बलाबल दिखाई पड़ रहा है, सडबल जाकर के जब आप देखते हैं ग्रहों के पास जो बलाबल दिखाई पड़ रहा है, नौमांश जाकर के जब आप देखते हैं नौमांश में ग्रहों के पास जो बल दिखाई पड़ रहा है, वो बड़ा ही अद्भुत है। इसका एक सीधा सा मतलब है कि कुंडली है बहुत मजबूत। लेकिन इस पूरी कुंडली में अगर हम जन्म कुंडली को बलवान करना चाहें तो सीधी सी बात है, हमारे पास दो ग्रह हैं जिन्हें हमें बलवान करना चाहिए। वो या तो इस कुंडली के चंद्रमा या मंगल या गुरु हो सकते हैं। तो चंद्रमा और मंगल की अगर हम बात करें तो वो बुध की राशि में बैठे और बुध के साथ तात्कालिक शत्रुता में हैं, तो फिर वो ग्रह बचा जो इस कुंडली में सर्वाधिक बलि करने योग्य है। चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो इनकी कुंडली में शुक्र को सर्वाधिक ज्यादा बल मिल रहा है, षडबल में सबसे बली शुक्र हैं। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से इनके शुक्र ही मजबूत ग्रहों में से एक, जो कि उच्च राशि में चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं जन्म कुंडली के आधार पर इनके गुरु को बलाबल देना चाहूंगा, क्योंकि गुरु को बल मिला तो यहां भी और वहां भी हर जगह कल्याण ही कल्याण है। मानो योनि में आने का अर्थ जो है, मानव का जो शरीर मिला है उसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम आए, कुछ अच्छा किए, नाम किए, धन कमाए, यश किए और चले गए। लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति, जिनके यहां हम जन्मे उनके प्रति, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा कर्तव्य है वो खुद के प्रति। खुद के प्रति जो कर्तव्य है उसे अवश्य निभाना होगा। तो खुद के प्रति जो कर्तव्य है वो ये है कि फिर दोबारा जन्म न लेना पड़े। यानी ये जो कार्य हमें मिला था इस योनि में, इस शरीर में, उस कार्य को पूरा करें और यहीं अंत करें, जिसे आमतौर पर मोक्ष कहा जाता है। इस कुंडली में वो क्षमता भी है। अगर गुरु को जागृत कर लिया जाए तो इस जातक की जन्म कुंडली में मोक्ष की व्यवस्था बन सकती है। परंतु जैसा मैंने कहा, मोक्ष ऐसा कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए। मोक्ष को जाना जा सकता है जीते जी, मर कर नहीं, क्योंकि मरने के बाद का किसको पता। तो अभी जाना जा सकता है। सो आध्यात्म से आप जुड़ जाइए बहुत ज्यादा। प्रिय दर्शकों, अब एक और सवाल उठता है। मैं बुध की महादशा का जिक्र तो किया, लेकिन एक बार भी समय उसका नहीं बताया। निसंदेह ये इनके लिए बेहद आसान है, जाकर के किसी भी सॉफ्टवेयर में देख लें। मैं कहना चाहता हूं उसको भूल जाइए। बुध की महादशा को मैंने कष्टदायी कहा और इसलिए उसके डेट बताने की जगह मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम उपाय जान लें, क्यों ना हम भगवान की शरण में आ जाएं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं और आप उन उपायों को करना शुरू करिए। अपने देवगुरु बृहस्पति को बलवान करिए। अगर इसके लिए आप चाहें तो गुरु का रत्न, जिसे पुखराज कहा जाता है, आप धारण कर सकते हैं। आप अपने उम्र के हिसाब से लगभग 7 कैरेट का पुखराज इस तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में बनवा करके आप सक्षम हैं, धारण कर लीजिए। कोई भी मंदिर अपने घर के आसपास देखिए, उस मंदिर में जाया करिए। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की सहयोग में, वक्त आने पर उस मंदिर का सहयोग, या कोई भी धार्मिक स्थल हो आप उसके सहयोग में लगिए। इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा। आपके गुरु बली हो जाएंगे। गुरु ब्राह्मण, इनकी सेवा करना, जरूरत पड़ने पर
कुछ देते रहना, दान इत्यादि करना, इससे भी आपके गुरु बली हो जाएंगे। तो अपने गुरु को बलवान करिए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, विषयोग है, जिसके चलते आपको मानसिक अशांति से जूझना पड़ेगा। इससे बचने के लिए भोलेनाथ की शरण में रहिए। भोलेनाथ के मंदिर में हर सोमवार के सोमवार जाया करिए, उनका अभिषेक किया करिए और वक्त वक्त पर ब्राह्मणों को बिठा करके रुद्राष्टाध्यायी पाठ के साथ अभिषेक किया करिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और किसी भी तरह की परेशानी से मुक्ति भी। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सूर्य की आराधना किया करिए। प्राणायाम जो मैं रविवार के दिन प्रयोग बताया करता हूं सूर्य की आराधना का, वो करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत। उससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, तो उसे भी आप किया करिए। और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, वो भी आप करिए। हो सके तो पूर्णिमा का व्रत करिए और पूर्णिमा के दिन सायंकाल चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए। आप देखेंगे कि आपको मानसिक शांति भी मिल रही है, स्वास्थ्य में भी अंतर, और शिव जी की आराधना तो आप कर ही रहे हैं। अब आराम से जीवन को काटिए। यही सलाह दूंगा कि बुध के महादशा के चक्कर में अभी न पड़िए, अभी केवल अपने जीवन को आगे लेकर के चलिए। अभी अगर हम इस समय को ठीक कर लें तो बुध की महादशा से कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। कैसे ठीक किया जाए? तो शिव जी की आराधना से त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जुम सह, बस 3 अक्षर, इसका रोज कम से कम 3 माला जप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बाकी हर तरह की परिस्थिति से आप सुरक्षित रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इनकी जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। एक अच्छी जन्म कुंडली थी, काफी ग्रह बल बली में, क्योंकि जब वो नक्षत्र में अपने हो तो बली होना स्वाभाविक है, बल में थे अपने ग्रह हैं। अगर आप इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई बात उत्पन्न हो रही है, तो आप मेरे सुविज्ञ दर्शक हैं, जानकार हैं, कमेंट में आप इस जन्म कुंडली के संबंध में जो भी कहना चाहते हैं, अच्छी बातें, वो अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।